हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित माथुर। मैं सीनियर कार्डियक सर्जन हूँ नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में। और आज मैं आपके बहुत सारे एप्रीहेंशंस जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ के होते हैं और जस्ट ऑपरेशन के बाद का जो टाइम होता है, वो टाइम के लेके जो एप्रीहेंशंस है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, कोई कहता है कुछ ये करो, कोई कहता है कुछ वो करो। बट आई वुड टेल यू कि जो मैं करता हूँ या जो कि टाइम टेस्टेड भी रहा है इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में, तो ओपन हार्ट सर्जरी जो है बेसिकली मैं आपको कन्वेंशनल ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कि हम मिड स्टर्नाटमी मीन्स कि हम यहाँ से बीच में चेस्ट में से इंसिजन लेते हैं, फिर बोन को कट करते हैं, फिर कुछ और जो है वो झिल्लियों को कट करते हुए और फिर हार्ट तक पहुँचते हैं और जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। फाइनली हम अंदर से बाहर तक कुछ लेयर्स को टाँके लगाते हुए आते हैं एंड फाइनली बोन जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस पर वायर्स लगाते हैं। जस्ट लाइक फ्रैक्चर्स में नेल्स लगते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगते हैं, ऐसे ही इसमें जो मिड में हमने बोन काटी है 2 हिस्सों में, उनको जोड़ने के लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं 1 to 5 इन नंबर इन फिगर ऑफ 8 फैशन। और फिर उसके बाद ऊपर जो है फर्दर टिश्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करके स्किन के ऊपर टाँके लगा देते हैं एंड दैट्स हाउ द सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड। नाउ जब पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ शुरू होता है पेशेंट का, तो बहुत एप्रीहेंशन रहता है पेशेंट को पहले से कि मैं हिल नहीं पाऊँगा, मुझे कितना दर्द होगा, या कि मेरे खाने पीने का क्या होगा, मेरे मूवमेंट का क्या होगा। सो ऑब्वियसली मैं तो सबको ही प्री ऑपरेटिवली जब वो पेशेंट फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आता है उनको एश्योर करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी लाइफ रुक रही है। इनफैक्ट फर्स्ट थिंग जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो मैं पेशेंट को यही एनकरेज करता हूँ कि नाउ द मेजर इवेंट इज़ ओवर, यू आर गोइंग टू बी ऑल राइट नाउ। सो ये एक पॉजिटिविटी जो ब्रीड करने की बात है पेशेंट के दिमाग में, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि सब सर्जन्स को करना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे जैसे और पेशेंट का टाइम बीतता है चीज़ें और स्मूथ होती चली जाती हैं, बट इमीडिएट जो फर्स्ट 7 या कि फर्स्ट 14 डेज़ हैं उसमें मैं क्या प्रिकॉशंस रखने के लिए कहता हूँ, आई विल एन्यूमरेट यू 1 by 1। नंबर 1, पेशेंट बहुत वरिड होता है कि मेरा पोस्चर का क्या रहेगा, सोते वक्त मुझे क्या पोजीशन लेना है, जिसको हम डेक्यूबिटस बोलते हैं। सभी जने जो है फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो है स्ट्रेट रहते हैं, थोड़ा हेड अप करके सोना होता है एंड 30 डिग्री का इंक्लाइन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सिर ऊपर रखना है और सीधे सोना है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं कि आप 30 डिग्री का ले सकते हैं। आप जो है एक पिलो अपने जो है हिप के नीचे प्लेस करें, एक शोल्डर के नीचे प्लेस करें और आधे घंटे के लिए अगर आप 30 डिग्री का जेंटल टिल्ट लेते हैं, आधे घंटे बाद थोड़ी देर इधर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमारे किसी भी जो सूचर लाइन है जो बीच में हमने वायर्स लगाए और ये सब लगाए उस पर कोई फ़र्क आता है। सो यू कैन ईज अ बिट फॉर फर्स्ट 7 days। नंबर 1 इज़ दैट। आफ्टर 7 days आई एम वेरी लिबरल विद माई पेशेंट्स। मैं जो है उनको पूरा 90 डिग्री पे करवट लेने के लिए भी परमिट करता हूँ। हो सकता है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग बाग जो हैं वो पेशेंट को सीधा ही लिटा के रखते हैं 1-1.5 महीने तक, पर बिलीव मी इन माई एक्सपीरियंस 90 डिग्री का टिल्ट, आधे घंटे थोड़ा इधर, आधे घंटे थोड़ा उधर, पेशेंट की नींद की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं बैक पे, हिप्स पे, उन पे जो सोरनेस है जिससे कि पेशेंट 7 दिन तक आते हैं, कई बार बोलते हैं हम सो ही नहीं पाए हैं, बिकॉज वी ऑल आर यूज टू कि हम थोड़ा करवट लेके सोएंगे। सो ये करवट जो है मैं 7 days पे अलाउ करता हूँ। बिलीव मी, अब मुझे 15 साल हो गए हैं सर्जरी करते हुए, मुझे कभी इस चीज़ के लिए कभी नहीं सुनना पड़ा कि हमें हमारी करवट लेने से जो है हमारी सूचर लाइन या वूंड हीलिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई। सो दिस इज़ वन मेजर रिलीफ विच आई गिव टू माई पेशेंट, जिससे कि पेशेंट जो है जब नेक्स्ट विजिट में आता है तो ही इज़ ऑलरेडी लाइक अ न्यू मैन। जब उसकी नींद पूरी हो रही है, उसका खाना पीना ठीक हो रहा है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है। खाने पीने की जहाँ तक बात आई है, मैं जो है इस मामले में थोड़ा लिबरल रहता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में पेशेंट को हीलिंग की ज़रूरत है, पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। बहुत सारा खाना जो है हम कुछ इस तरह की डाइट एडवाइस कर देते हैं जो कि पेशेंट को ना तो स्वाद में अच्छी लगती है, ना ही जो है वो ऐसी होती है कि उससे पूरे न्यूट्रिएंट्स इनटेक हो पाए। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। फर्स्ट 7 days तो मैं डाइटिशियंस की बात को ज़्यादा रिफ्यूट नहीं करता हूँ, बट वंस द पेशेंट इज़ इन 7th पोस्ट ऑप डे, फर्स्ट विजिट पे मेरे पास OT के बाद आते हैं OPD बेसिस पे, तो मैं उनको
जनरली सब चीज़ें परमिट करता हूँ। मैं उनको जो है रोटी पे थोड़ा सा घी लगाना अलाउ करता हूँ, मैं उनको तेल का तड़का लगाना अलाउ करता हूँ, मैं उनको नॉर्मल मसाले अलाउ करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये चीज़ कि आप नमक लें, मिर्च लें, हल्दी लें, आप आराम से खाना खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं। ओनली थिंग गरिष्ठ मीन्स वेरी ऑयली और बहुत ज़्यादा ऐसा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस लेते हैं उनको मैं चिकन और फिश अलाउ करता हूँ, which should be roasted, not obviously cooked in the oils and all those things। और मैं एग वाइट अलाउ करता हूँ। तो पेशेंट की जब डाइट ठीक हो जाती है तो पेशेंट को लगता है येस आई एम नॉर्मलाइजिंग, एंड बिलीव मी इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है। एज द 1.5 months पासेस डाउन तो मैं थोड़ा सा फिर डाइट रेस्ट्रिक्शन पे आता हूँ। मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, बिकॉज हमारी कुछ मेडिसिन्स रहती हैं जिनसे कि काफ़ी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस रहते हैं। पेशेंट को काफ़ी वीकनेस रहती है, क्रैम्प्स आते हैं, हाउ टू कंपनसेट फॉर दैट। सो थोड़ा सा नींबू पानी लेना है, थोड़ा नारियल पानी लेना है, थोड़ा केले वगैरह लेने हैं, और ये सब चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज तत्व हैं, वो उन पेशेंट्स को ऑलरेडी काफ़ी स्फूर्ति में रखते हैं। सो दैट फॉर्म्स अनदर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अदर दैन ड्रग्स। तीसरी चीज़ जो मैं पेशेंट को बहुत कॉमनली एडवाइस करता हूँ वो है एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में 2 फॉर्मेट में एडवाइस करता हूँ। नंबर 1 इज़ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमीटर में जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देते हैं, मैं इनफैक्ट वो पहले ही दे देता हूँ ताकि पेशेंट अपनी कैपेसिटी पहले ही जान ले। दैट स्पायरोमीटर हैज़ 3 बॉल्स। उन बॉल्स को पेशेंट उठाता है और जानता है कि उसकी लंग की कैपेसिटी कितनी है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में थोड़ा बहुत पेन और ये सब चीज़ें रहती हैं। पेशेंट अगर 3 जो उसमें बॉल्स होती हैं उसके बाद 2 बॉल भी अगर उठा लेता है तो मैं उसको रीज़नेबली ओके मानता हूँ, एनकरेज करता हूँ। एंड जब 7 डेज़ बाद पेशेंट आता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अब आपको 3 बॉल पूरे दिन में उठानी है, जो है 300 बार, 500 बार, जितनी बार भी आप बॉल उठा सकते हैं। कीप ऑन डूइंग दिस स्पायरोमेट्री। देन आई एडवाइस फॉर लिम्ब मूवमेंट्स ऑल्सो। जो बहुत लिमिटेड एक्सरसाइज फर्स्ट 7 डेज़ के लिए परमिटेड होती है, लाइक हाथ केवल सामने करके एक्सरसाइज की जाए। आफ्टर 7 डेज़ मैं पेशेंट को बहुत लिबरली परमिट करता हूँ कि हाथ जो है वो साइड में करके भी एक्सरसाइज की जाए, कंधों का मूवमेंट किया जाए, गर्दन का मूवमेंट किया जाए, थोड़ा हाथों का साइड वाइज मूवमेंट किया जाए, इन सब चीज़ों से, और थोड़ा स्ट्रेट रहा जाए जिससे कि आपको जो है टाइटनेस नहीं हो मसल्स में। अगर आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, अगर आपका पोस्चर यूँ स्टूपिंग और एकदम मसल्स में अगर ऐसे टाइटनेस रखते हैं तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन बढ़ता चला जाता है। कभी शोल्डर स्ट्रक हो जाएगा जिसको कि हम फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं, कभी सर्वाइकल हो जाएगा, समटाइम्स जो है वो आगे के पेन बने रहेंगे। सो ये सब चीज़ें नहीं हो, इसके लिए मैं जो है एक्सरसाइज के लिए बहुत जो है पर्टिकुलर रहता हूँ। इसके सिवा मैं बहुत सारे लोकल मेजर्स बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वुंड हीलिंग में बहुत सारा जो है वो अलग तरह का टिश्यू डेवलप होगा। सो हाउ टू कीप दैट टिश्यू लूज़, कि मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हॉट फर्मेंटेशन, एक वाटर बैग आता है, हॉट वाटर बैग, उसमें आप गुनगुना गर्म पानी लीजिए, आधे घंटे के लिए यहाँ पे जो है रख के बैठें दिन में 4-5 बार। इससे यहाँ पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। सिमिलरली आसपास की जो बोन्स हैं उन पे कोई इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग्स रहते हैं, पेन रहते हैं, तो मैं कुछ वॉलिनी स्प्रेज वगैरह एडवाइस करता हूँ, एंड ऑफ एंड ऑन पेन किलर भी एडवाइस करता हूँ। सो इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सेम हॉट वाटर बैग कैन बी यूज्ड इन द बैक, ऑन द शोल्डर्स, इन द नेक, जिससे कि स्टिफनेस दूर रहे। आफ्टर 10-15 डेज़ ऑफ सर्जरी मैं थोड़ा सा गर्म खोपरे का तेल भी यूज़ करने के लिए एडवाइस करता हूँ, जिससे कि जो है एक टिश्यू की एक सॉफ्टनेस, जो नया टिश्यू डेवलप हो रहा है वो बनी रहे। ये सब चीज़ें जो है पेशेंट को कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्बाइब कराती हैं। रिलेटिव्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस रहते ही हैं कि जो है पेशेंट जो है 30 डिग्री टिल्ट अप रहेगा हेड, पाँव के नीचे भी 1 या 2 तकिए लगा सकते हैं, स्पेशली बाईपास के मरीज में जिनमें कि वेन हार्वेस्ट होती है तो पाँव में सूजन आ सकती है। तो पाँव ज़्यादा लटका के नहीं रखें। आप बैठते हैं तो सामने किसी स्टूल पे पाँव रख सकते हैं, रात को सोते वक्त पाँव के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। पैदल चलना शुरू किया है, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप गर्म पट्टी या ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा जो है रिलेटिव्स के लिए हिदायत रहती है कि फॉर फर्स्ट मंथ थोड़ा बहुत उठने बैठने में हेल्प रहेगी। पेशेंट डायरेक्टली खुद को पकड़ के उठाएगा नहीं, अपने हाथ पीछे करके एकदम धक्का नहीं देगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट पेशेंट को हमेशा करना है, और ये चीज़ें भी धीरे धीरे अगले 1 मंथ के अंदर, मीन्स 1 मंथ आफ्टर सर्जरी, धीरे धीरे ये चीज़ भी कम होती जाती है। इसके सिवा मैं एनकरेज करता हूँ कि पेशेंट ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़े। इसके सिवा जो अगर स्टेयर्स चढ़ना ही है तो अगर 1 मंजिल में मकान है तो एक बार चढ़ जाए, उसके बाद फिर ऊपर ही घूमें, और बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है।
सेकेंडली मैं ये एनकरेज करता हूँ कि जो है यूरोपियन टॉयलेट यूज़ करें। स्पेशली गांव के मरीजों को कहना पड़ता है कि भाई एक सीट आती है जिसको आप यूज़ करें, ज़्यादा स्क्वेटिंग पोजीशन नहीं लें, उससे यहाँ पे भी जोर आता है, प्लस अर्ली स्टेजेस में जो है वो वेन्स के अंदर क्लॉट्स बनने की संभावना बनी रहती है। सो ये कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस, उनकी एप्रीहेंशंस को आप अले करोगे तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से पेशेंट जो है वो रिकवर करेगा। एंड बिलीव मी, अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं आया है कि जो है हमें कोई डाउनसाइड देखना पड़ा हो। जो एक्सटर्नल बाइंडर्स आते हैं जो हम इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में देते हैं, वो भी जब फर्स्ट पेशेंट की विज़िट होती है आफ्टर 7 डेज़, तो मैं उनको भी कम करके और रात को करवट लेने के लिए बोलता हूँ। दिन में ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि आप ये जो है पहन के रखें। एज़ फार एज बेदिंग इज़ कंसर्न, जब इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में पेशेंट घर जाता है डिस्चार्ज होके, तब तो थोड़ी स्पंजिंग रहती है। उसके बाद जब फर्स्ट विज़िट में पेशेंट आता है तो मैं ड्रेसिंग्स रिमूव करवा के, सूचर्स रिमूव करवा के केवल एक ड्रेसिंग देता हूँ और ये बोलता हूँ कि आप इसको परसों उतार लें ड्रेसिंग को, एंड देन हैव अ कंप्लीट बाथ। वॉट एवर सोप यू वॉन्ट टू यूज़, कोई भी साबुन यूज़ करो, कैसा भी पानी यूज़ करो, आप आराम से पूरा नहाओ, अच्छे से उसको क्लीन करो, और उसके बाद मैं एक छोटा सा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देता हूँ जो कि सूचर लाइन पे लगाना है और साफ़ धुले हुए कपड़े पहनने हैं। एंड उसके बाद कोई भी मैं ड्रेसिंग एनकरेज नहीं करता पेशेंट को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके बाद जब पेशेंट सेकेंड विजिट में आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 months आफ्टर सर्जरी, तब और रिलैक्सेशंस डाउन द लाइन रहते हैं। पेशेंट अपने आप उठ बैठ सकता है। पेशेंट 2-3 किलो तक का वजन मीन्स 2-3 किताब उठा के चलना है, चल सकता है, स्टेयर्स चढ़ सकता है, खुद उठ बैठ सकता है। ड्राइविंग फर्स्ट 3 महीने तक मैं अलाउ नहीं करता हूँ, नाइदर 4 व्हीलर नॉट 2 व्हीलर। बट आफ्टर 1.5 months आप 4 व्हीलर पे थोड़ी दूर के लिए किसी के साथ जा सकते हैं, बाकी अवॉइड करें। बिकॉज आप कितना भी अच्छी गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला कैसा भी रैश हो सकता है, कोई भी जर्क लगता है, कुछ चीज़ लगती है, तो हो सकता है कि आपको फिर पेन रहे और बाद में परेशान करे। सो ड्राइविंग एंड ऑल 3 months के बाद 3 महीने होते होते आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं। आप भारी काम कीजिए, 10 kg 15 kg वेट लीजिए, कितना भी ड्राइव कीजिए, कोई पट्टा नहीं पहनना। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 14 डेज़ पे भी थे, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1.5 months पे भी थे, और आप 3 months पे भी हैं। ओनली थिंग, बस थोड़े से रेस्ट्रिक्शन। मैं कभी ये नहीं कहता ये रेस्ट्रिक्शन है, मैं केवल ये कहता हूँ कि थोड़े प्रिकॉशंस हैं। सो पेशेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं, एंड दैट्स हाउ आई डील विद द पेशेंट्स इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज। थैंक यू।